साथियों नमस्कार। पराग सिंघल फिलहाल पुनः आपके साथ वार्ता करने के लिए उपस्थित है। मैं आज वार्ता करने जा रहा हूं, बल्कि मेरे इस वार्ता के दो शीर्षक हो सकते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की परिभाषा आखिर है क्या। दूसरा, जीएसटी बनने जा रहा है भोकाल। भोकाल शब्द बहुत ही गहरा शब्द है, हल्का फुल्का शब्द नहीं है, लेकिन मैंने शब्द का प्रयोग किया है। आपको ध्यान होगा साथियों, जब जून में 30 जून को संसद भवन में जीएसटी का उद्घाटन तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने किया था, तो ये सरकार द्वारा कहा गया था कि जीएसटी बहुत सरल होगा, कंप्यूटराइज होगा, आईटीसी आसानी से क्लिक पे मिल जाएगी। बहुत ही आशा बंधी थी और हमारे करदाता और प्रोफेशनल्स भी बड़े आशाप्रद थे कि जीएसटी आ गया है, बहुत सारी सुविधा मिल जाएंगी और शोषण उत्पीड़न भी बंद हो जाएगा। लेकिन ये सब केवल बातें रह गई। आपको ध्यान होगा कि इस समय सेल टैक्स था, तो यूपी सेल टैक्स और केंद्रीय बिक्री कर, दो टैक्स थे जो कि वाणिज्य बिक्री कर विभाग के द्वारा हैंडल किए जाते थे, देख रेख किए जाते, टैक्स नोटिस भेजे जाते थे, कर निर्धारण किए जाते थे या कारण बता नोटिस जारी करते थे। जो भी कुछ है वो केवल बिक्री कर विभाग करता था। अब बात आई जीएसटी की। जीएसटी पर कहा गया कि वन नेशन वन टैक्स। इसके बारे में मैंने वीडियो करीबन 3 महीने पहले वीडियो पोस्ट करी थी, आपने देखा भी था और सराहना भी की थी मेरी। लेकिन जब ये कहा गया कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स के रूप में प्रचारित किया गया, तो ये बात समझ से बाहर हो रही है कि वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन तो ठीक है, हमारा राष्ट्र एक है, लेकिन वन टैक्स कैसे रह गया। एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी और 5वां है सेस। सेस इस उद्देश्य लगाया गया, कहते भाई इस राज्यों को राजस्व में जो नुकसान होगा जीएसटी लगने से, उसकी भरपाई हम सेस से प्राप्त राजस्व से करेंगे, इसलिए सेस लगा दिया गया। साथियों, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, इससे पहले मैं आपसे कह दूँ कि हो सकता है ये वीडियो लंबी हो, क्योंकि ये आप लोगों के भी मतलब की बात है, जो परेशानी आने वाली हैं उसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरी तरह बात मेरा विषय समझ में आएगा। और इसके साथ ही मैं अनुरोध करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करी है, तो नीचे लाल रंग का बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो काले रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ जाएगा, उसके बगल में घंटी बनी हुई है, तो बेल आइकॉन दबाएंगे तो उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे आपको सिलेक्ट करना है। तो साथियों, अब ये आता है कि 5 तरह टैक्स होगा वन नेशन वन टैक्स में। वन नेशन 5 टैक्स हो गए। अब उसके बाद आगे चले तो वन नेशन 5 टैक्स प्लस 2 डिपार्टमेंट। पहले मैनेज करता था सेल टैक्स को, यानी स्टेट टैक्स और सीएसटी को बिक्री कर विभाग, फिर वाणिज्य कर विभाग। अब इसको मैनेज कर रहे हैं 2 विभाग, राज्य जीएसटी और केंद्रीय जीएसटी। और तो और आप रजिस्ट्रेशन देखते होंगे तो रजिस्ट्रेशन में आपका जुडिक्शन सेंटर में है या स्टेट में है, उस पर लिखा रहता है एडमिन ऑफिस, न्यायिक जुडिशल ऑफिस। उसके बाद में लिखा रहता है अदर ऑफिस, उसके ब्रैकेट में लिखा रहता है जुडिशल। मतलब आपके ऊपर अब 2 विभाग आपके चौकीदारी करेंगे और कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों विभागों को स्वतंत्रता है कि वो किसी व्यापारी को शोकॉज नोटिस इशू कर दें, कार्यालय बुला सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। ऐसे मामले मेरे सामने कई संज्ञान में आए हैं। फिर अब ये सब आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था कि आप ऑनलाइन दाखिल करेंगे और आपको 7 दिन के अंदर या निर्धारित समय सीमा के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन दाखिल करने के बाद में कोई टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है दिसंबर 2020 के अंदर, तो अब लिमिट कोई नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल ही जाए, हो सकता है आपका शोकॉज नोटिस भी आ जाए, आपके पास ऑब्जेक्शन आया कि आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हैं वो रीडेबल नहीं है, पठनीय नहीं है, या आपने ये कमी कर दी है। तो पहली लड़ाई व्यापारी को जो करनी है या प्रोफेशनल्स को लड़नी है, विभाग से लड़नी है कि भाई रजिस्ट्रेशन हमें ग्रांट किया जाए। उसके लिए हम शोकॉज नोटिस जवाब दे रहे हैं साहब,
हम साहब इसमें जो पठनीय नहीं रीडेबल नहीं है डॉक्यूमेंट वो दोबारा भेज रहे हैं हम। जैसे बिजली के बिल का मामला लगाया था, बिजली का बिल नहीं लगाया गया, इसके बारे में एक माननीय उच्च न्यायालय ने एक अवार्ड भी किया है, कॉस्ट अवार्ड भी किया है। अब देखिए 2 डिपार्टमेंट दोनों स्वतंत्र हैं कोई भी कार्रवाई करने के लिए। अब इसमें अब देखिए आगे चल के कि आपने खरीद करी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर आपने ई विल से खरीद करी है। ई विल नियम 138 में जीएसटी नियमावली के अंदर उपलब्ध दिया गया है, जिसके अंदर आपने ई विल जनरेट किया, ऑनलाइन जनरेट किया, आपने मैनुअल जनरेट नहीं किया, विभाग से कोई फॉर्म नहीं लिया, ऑनलाइन जनरेट किया है। और भुगतान भी आपने ऑनलाइन किया, यानी बैंक का ट्रांजैक्शन किया है। बैंक का ट्रांजैक्शन भी सरकारी ट्रांजैक्शन है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन वो किन्हीं तकनीकी कारणों से या किसी मंशा से बिक्रीकर्ता ने, सेलर ने उसको 2 में शो नहीं किया है, यानी धारा 37 के अंदर उस सेल बिल को जीएसटीआर 1 में अपलोड करना होता है, जो जीएसटीआर 2 में शो करता है। यानी धारा 38 के अंदर जो प्रावधान किया गया है जीएसटी 2 का, उसमें शो करता है, उसमें शो नहीं कर रहा है तो आपको आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। उसमें आपको आईटीसी क्लेम की गई है उसको आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। मतलब हम ऑनलाइन पेमेंट करें, ऑनलाइन ई विल जनरेट करें, माल मंगाएं, लेकिन नहीं साहब आप इसके हकदार नहीं हैं। बहुत ही ये तनावपूर्ण और व्यापार में व्यवधान करने वाला। अब प्रश्न आगे और भी मैं उठाऊंगा। अभी मेरे एक वरिष्ठ साथी हैं एसके मल्होत्रा साहब गाज़ियाबाद के, उन्होंने मुझ पर मैसेज भेजा है कि पराग जी जीएसटी में क्या हो रहा है। धारा 129 के अंदर सदल दल में माल पकड़ा गया। अब पार्टी है गाज़ियाबाद के, उसका माल पकड़ा गया असम में, वहाँ उसने पेनल्टी टैक्स जमा करा के छुड़वाया माल। अब उसकी अपील असम में ही करनी पड़ेगी, यानी गाज़ियाबाद का वकील या तो असम के वकील को एंगेज करे या स्वयं जाके करे। मतलब आप समझ सकते हैं कि गाज़ियाबाद से असम जाने में कितना टाइम लगेगा। ये व्यवहारिकता बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने सब रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, सो को नोटिस जवाब भी दे लिया, रजिस्ट्रेशन दे लिया, माल खरीद। अब आइए बजट 22 के अंदर जो संशोधन माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किए हैं। वैसे कुछ लोग मुझसे कहते हैं इस बात को कि साहब आप वित्त मंत्री के बड़े मतलब हितैषी हैं और आप बड़ी तारीफ़ करते हैं उनकी, लेकिन इनका भ्रम है ये। मैं सच्ची बात का या जो सत्य होने जा रहा है और ये सत्य है उसका मैं समर्थन करता हूँ। जो गलत है उसका मैं विरोध करने में पूरी तरह सक्षम हूँ, विरोध करता हूँ, मुखर विरोध करता हूँ। अब बजट के जो संशोधन प्रस्तावित किए गए, धारा 16(2) से लगभग अधिकतर व्यापारी हमारे पीड़ित था, लेकिन उपधारा AA जोड़ दी गई है उसमें। डबल जोड़ करके जो क्रेता है उसको पूरी तरह शिकंजे में कस लिया। आपने माल क्रेता ने माल खरीदा, वस्तु का पेमेंट किया, साथ में उस पर जीएसटी का पेमेंट किया। अब सेलर ने जीएसटी अपन चढ़ा दिया, लेकिन तकनीकी कारण वो दिखाई नहीं पड़ रहा है या उसने मंशा के साथ में उसको शो ही नहीं किया है। तो जिम्मेदारी क्रेता की है कि वो जीएसटी जो वहाँ पे ही पे कर दिया और गवर्नमेंट को ही पे करे। अब देखिए इसमें धारा 38 जिसमें जीएसटी 2 का मैंने उल्लेख किया है और मैं कई वीडियो में धारा 38 के उल्लेख कर चुका हूँ और मैं अपने ज्ञापनों में, अपने पत्रों में धारा 38 को एक्टिवेट करने की मांग करता रहता हूँ। उसको भी इन्होंने स्वरूप बिगाड़ा। धारा 38 की उपधारा 2 में ए सेक्शन जोड़ दिया। अब ऐसे ही धारा 49 के उपधारा 12 में जिम्मेदारी फिक्स की जा रही है क्रेता की। मतलब विभाग जो है विक्रेता से कुछ नहीं कहेगा, गलती क्योंकि क्रेता की है कि वो माल खरीद रहा है, माल का पेमेंट कर रहा है और जीएसटी पे कर रहा है। लेकिन सरकार क्रेता के साथ क्रेता की गर्दन पकड़ेगी कि भाई आपने माल खरीदा है, भले ही आप टैक्स दिया नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, आपको दोबारा टैक्स देना है। ऐसे ही धारा 41 में स्पष्ट बाध्यता कर दी गई है कि
यदि विक्रेता ने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है तो जिम्मेदारी क्रेता की है। विभाग उसमें विक्रेता से कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सरकार को यहाँ पे एक मंशा नज़र आ रही है सरकार को यहाँ पे जो विक्रेता उससे भी टैक्स मिल जाएगा और क्रेता से टैक्स मिल जाएगा, डबल टैक्स मिल जाएगा। हम समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि इस समय सरकार को राजस्व की बहुत बड़ी आवश्यकता है, आय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमने 270 करोड़ सरकार को टीके लगाने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राशन बांटना है, 500 रुपये जनधन खाते में भेजना है, फ्री सिलेंडर्स देने हैं। तो साहब व्यापारियों को पीस रहे हो आप। मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री को पत्र ही भेजा है। 136 करोड़ की आबादी के संक्षेप में क्या 1.5 करोड़ पंजीकृत व्यापारी से आप संतुष्ट हैं? 136 करोड़ की आबादी में के संक्षेप में 6.67 करोड़ रिटर्न्स दाखिल हुए हैं, वो से आप संतुष्ट हैं? और 6.67 करोड़ दाखिल हुए, इसमें कितने लोगों ने टैक्स दिया ये भी आप आंकड़ा जानते हैं। मुझसे ज़्यादा आंकड़ा आप पे रहता है, सरकार पे रहता है, मतलब आपसे मतलब सरकार पे रहता है। तो मिनिमम जो एक स्टैंडर्ड संख्या नहीं कह सकते आप 1.5 करोड़ व्यापारी, एक स्टैंडर्ड संख्या आप ITR दाखिल करने को नहीं कह सकते हैं। उन पे आप उनको प्रमोशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आप पे कोई योजना नहीं है, और जो हम योजना दे रहे हैं उस पर विचार नहीं करेंगे आप। आपको केवल गर्दन पकड़नी है कि गर्दन कैसे पकड़ें हम और कैसे टैक्स वसूलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने कहा था जिस दिन पहले कि भाई व्यापारी मैक्सिमम टाइम अपना व्यापार में देगा और मिनिमम टाइम अपने फॉर्मेलिटी पूरी करेगा, लेकिन अब जो है इसका उल्टा हो चुका है। मैक्सिमम टाइम फॉर्मेलिटी करिए और मिनिमम टाइम व्यापार करिए। मिनिमम टाइम व्यापार जरूर करिए आप, लेकिन आपको मैक्सिमम टैक्स पे करना है। हम मैक्सिमम टैक्स की वसूली करेंगे। मेरी बात में कड़वाहट है, लेकिन सच्चाई में कड़वाहट आ जाती है। क्या इस तरह से भारत में व्यापार संभव है? वैसे ही आंकड़ा आता है कि सब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत इतनी सीढ़ी नीचे पे आ गया है, इतने नंबर पे आ गया है, मतलब भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत सरल होता जा रहा है। ये सरलता है ये? तभी मैंने आपसे कहा कि मेरी इस आर्टिकल के 2 शीर्षक है। ईज़ ऑफ डूइंग की परिभाषा आखिर है क्या? नंबर 2 शीर्षक है, क्या जीएसटी की व्यवहारिकता खत्म हो रही है? क्या जीएसटी एक्ट व्यवहारिक बचा है? इस प्रश्न को मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको मनन करना है। और यदि मेरे प्रश्न से आप सहमत हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9410664214 पे अपने कमेंट भेजिए, और नहीं तो आप वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स लिखकर मुझे अपना समर्थन दीजिए। यदि आप सहमत नहीं हो तो विरोध भी कर सकते हैं आप, लेकिन विरोध शालीनतापूर्वक हो। मैं स्वागत करूंगा कि विरोध के बिना सफलता नहीं है। ये मेरा एक सफलता का सूत्र है। तो मैं दोनों तरह के कमेंट्स पसंद करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके साथ फिर अगले विषय के साथ में फिर उपस्थित होऊंगा। इस दौरान मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय भारत, जय भारती, जय हिंद।